उसके बाद 1-2 साल आप अपना जॉब कीजिए, अपना एंटरप्रेन्योर चलाइए, और जब आपके पास पैसे हो जाए तो दोबारा सेकंड ईयर में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा उसी के बेस के ऊपर। और 2 साल के बाद भी ऐसा ही कर सकते हैं आप। फिर आपने 1 साल का पढ़ाई किया, फिर आप कुछ पैसा डिप्लोमा एक 10 वीक का और कोर्स करना पड़ेगा आपको, और आप जैसे आपके पास पैसे हो जाए, और विदेश में सारी पढ़ाई ऐसी हो, विदेश में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने लगातार पीएचडी कर ली हो, क्योंकि 18 साल के बाद वो बच्चे को कहते हैं कमाना भी खुद है और खाना भी खुद है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, पहले 12वीं करते हैं, इंटर करते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं। पीएचडी तो बहुत ही कम कर पाते हैं क्योंकि काफी पैसा उसमें लगता है। इसलिए अपने देश में तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग एजुकेशन हमारा निःशुल्क ही है। बहुत ज्यादा पैसा यूनिवर्सिटी विद्यालय जैसे बच्चों की फीस है, हमारे यहाँ भी सारी बात, स्कूल्स में भी बहुत ही कम पैसा हम लेते हैं। तो विदेश में पढ़ाई बहुत महंगा है, और आज तो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, लगभग 15 कंट्री से ज्यादा हमारे पास बच्चे बाहर से भी आए। और अभी यूरोपियन कंट्री से भी हम कुछ अपनी संस्कृति के कोर्सेज अपने विश्वविद्यालय में शुरू करेंगे, क्योंकि उनको हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है। इतने लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं, ये चीज सीखने की इच्छा उन देशों की भी है जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं, अंग्रेज है, ऐसा नहीं है। वो कई चीजों में हमारे से बहुत पीछे है। तो वो पढ़ाई जो वो सीखना चाहते हैं उसके छोटे छोटे 3-3, 4-4 महीने के कोर्सेज हम अपने यहाँ पे शुरू करेंगे, ताकि विश्वविद्यालय में वो लोग भी आए, हमारे बच्चे भी वहां जाएं, और ये आदान प्रदान जो है साइंस का हो, टीचर्स का हो, बच्चों का हो, वो क्योंकि आज के दिन दुनिया तो एक ही है ना। आज आईटी आने के बाद अब कोई डिफरेंस नहीं रहा कि आपको जो डिप्लोमा करना है विदेश से तो आप घर बैठ के बड़े आराम से करते हैं, ऑनलाइन मोड है, ब्लेंडेड मोड में आप करिए। आपको प्रैक्टिकल करने जाना है, आप 15 दिन के लिए विदेश चले गए, जो प्रैक्टिकल है वो करके आ गए। ऐसे ही विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शुरू किया गया। तो ये फिशरी साइंस का कॉलेज भी हमने खोला है, और अभी एक नया कॉलेज शुरू किया हमने, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि आज बायोटेक का युग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव सिस्टम का युग आ गया। ये हमारा चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे एनिमल बॉडी है, चाहे प्लांट है, उसमें अब ऐसे गुण हमें तलाशने पड़ेंगे जिनको हम पौधे के अंदर डाल दें, उसमें कोई बीमारी ना लगे, उसमें पानी भी कम वो जमीन से ले। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, चाहे पशुपालन है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, और चाहे कृषि है, उसमें बहुत बड़ा महत्व है। वो डिग्री भी हमने अब बीटेक और उसके साथ मास्टर्स और पीएचडी शुरू किया है। पहला बैच हमने 20 बच्चों का इस बार पहली बार उसमें एडमिट कर रहे, फैकल्टी उसमें लगा दी है। तो उधर भी आप अपना कार्य अपना कैरियर जो है कृषि विश्वविद्यालय में चुन सकते हैं। तो मैं ये कहूँ कि हमारे पास लगभग हर स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर भी है, कम्युनिटी साइंस भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, फिशरी साइंस भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, और मैनेजमेंट जिसके लिए आप बाहर जाते हैं। अभी हम गुरुग्राम में एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट बना रहे, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, ये कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय उसमें मैनेजमेंट का हम डिप्लोमा कोर्सेज देंगे। उसमें जो फैकल्टी होगी वो बाहर से आएगी, जो अच्छे अच्छे हार्वर्ड, बहुत नाम आपने सुने होंगे, वहां पे जाना तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। क्यों ना वहां के टीचर्स यहाँ पे आ जाए, हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे दे, और हमारे बच्चों का जो कैरियर है वो हमारे पास स्कोप होगा, अपने देश में ही नहीं स्कोप है, हमें बाहर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में मार्केट बहुत बड़ा है। तो 140 करोड़ व्यक्ति मानव आपके पास है, तो मार्केट कहाँ है? विदेश के लोग क्यों हमारे से प्रभावित है? उनको ये पता है कि सबसे बड़ा मार्केट वो भारतवर्ष में है, इसीलिए वो लोग हमसे प्रभावित है। तो उस दिशा में भी वो भी हमारा अगले साल तक उसमें शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम तो शुरू कर दिया है, हमने मैनेजमेंट का बीएससी हमने अपने एचएयू में शुरू कर दिया, लेकिन पूर्व फ्लैट यहाँ गुरुग्राम में बिल्डिंग बन रहा है, जैसे बन जाएगा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और नए जो कोर्सेज हैं वो उसमें हम शुरू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय में और जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं
आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल के बच्चे हैं, यदि मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो वेटनरी में, पशुपालन में जाते हैं, वो भी कृषि विश्वविद्यालयों का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार से कुछ बच्चे बागवानी में डिग्री करना चाहते हैं। अभी हरियाणा ने एक नई यूनिवर्सिटी बागवानी की अलग से खोली है करना, तो वहां भी आपका कैरियर बन सकता है। इसलिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसके बाद आर्ट्स में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत बड़ा एक सेक्टर, लॉ एक बहुत बड़ा सेक्टर, और न केवल भारतवर्ष में। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यदि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं वाद विवाद में अच्छा हूं, तो स्वाभाविक है यदि वो लॉ में जाएगा तो वो बुरी लाइन नहीं है, ये हमें चुनना पड़ेगा। और यदि मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कोई कार्य नहीं, मैंने तो अपना कार्य करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। कि यदि कृषि के अंदर भी आज एक एकड़ से 8-8 लाख रुपए की इनकम एक किसान ले रहा है, और यदि आप जैसा एजुकेटेड कोई आदमी, जरूरी तो उसके घर में 2 एकड़ जमीन है, अब आपने पॉली हाउस लगा लिया, सरकार 90% छूट दे रही है, आपके पास ज्ञान है ही, आप एजुकेटेड हैं, आप विश्वविद्यालय के सरकार के संपर्क में हैं, और आप एक अच्छा पैक करके अपने शहर के अंदर ही आज यदि ऐसा फ्रूट दे, ऐसी सब्जी दे जिसमें जहर न डाला हो, तो हर व्यक्ति लेने के लिए लायक है। उसको ऐसा गेहूं मिल जाए जिसमें जहर न डाला हो, तो ये नहीं सोचना कि हमने नौकरी ही करनी, हमें उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। और जैसे कहते थे ना, उत्तम कृषि, मध्य व्यापार, नौकरी को तीसरा दर्जा दिया जाता है। कृषि को सबसे उत्तम क्यों माना गया? क्योंकि वहां से आपका जीवन चलता है। रोटी कपड़ा, रोटी कहां से मिलती है? कृषि से। कपड़ा कपास से ही मिलता है। मकान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, तीनों वहां से निकलते हैं। इसलिए उस सेक्टर को हम शायद उसकी महत्वता को जाने। और मैं ये कहता हूं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में है, लेकिन कार्य वो करना है कि कम से कम आपका इंटरेस्ट हो। आजकल तो बहुत से इंस्टीट्यूट इस चीज का टेस्ट करते हैं कि आपको लॉ में जाना है, कुछ प्रश्न देते हैं। मेरा प्रिंसिपल साहब से ये भी एक अनुरोध है कि चंडीगढ़ में कुछ इंस्टीट्यूट है जो बच्चे की स्किल क्या है, उनका 1-2 दिन का टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर इनहेरिटेड किस चीज के बारे में वो जानना चाहता है। ऐसा यदि यहाँ पे आप कोई शुरू कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, तो वो आपको किस लाइन में जाना है, तो उससे काफी अच्छा एक मदद मिल सकती है। ऐसा भी कोई कार्यक्रम आप यहाँ पे रख सकते हैं ताकि बच्चों को आसानी रहेगी और फिर वो कंटिन्यूस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से आपके पास संस्कार है, आप बहुत अच्छे छात्र हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, और जिंदगी में जिसके पास डिसिप्लिन और संस्कार होता है ना, वो जीवन में कोई फेल नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता। इसलिए आप जिस भी सेक्टर में जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा भविष्य है। उस भविष्य को बनाने के लिए जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आज थोड़ा बड़ा टॉपिक था, बिना किसी तैयारी के था, यानी कि आप भी तैयार नहीं थे, आपको अब लगता है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, हम उसका वैज्ञानिक या जब भी इंटरेक्शन करना हो तो हम दोबारा से संबंधित वैज्ञानिक को भेज के तैयारी कैसे करना है। जरूरी नहीं कि आप इसमें जाना, हमारी 2-3 बुक्स है, आप वो बुक्स ले लें अभी से, और हर रोज एक चैप्टर पढ़िए। जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाला बच्चा, उसको पता है खाद क्या है, उसको पता है कि भाई नस्ल कौन कौन सी होती है पशु की, गाय की, उसको पता है कि भाई खरीफ में कौन सी फसलें लगती है, रबी में कौन सी लगती है। ये चीजें मतलब वो एक इंटरेस्ट के तौर पे ये हम डिसाइड करें कि मैंने एक चैप्टर रोज पढ़ना है। लेकिन 8वीं क्लास के बाद जो बच्चा 10वीं के बाद विश्वविद्यालय में आना चाहता है, वो 8वीं क्लास से ही वो 2-3 किताबें हैं वो रख ले, क्योंकि 12वीं के बाद जो टेस्ट होता है उसमें एग्रीकल्चर नहीं आता। लेकिन 10वीं के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का मन भी ज्यादा विचलित नहीं होता है, और जिसका इंटरेस्ट है गांव में रहने वाले का, वो 2-3 बुक्स अपना रखे, एक चैप्टर पढ़े, अपने माँ बाप को भी शिक्षा देगा और उसके लिए भी वो बहुत फायदेमंद। बस वो चुटकियों में उसका टेस्ट पास हो गया तो बहुत बड़ी बात नहीं। इन शब्दों के साथ मैं मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि आपका कुछ सवाल है